मतलब इस तरीके की व्यवहारिक दिक्कत आ रही है आपको? अभी तो हम वर्कशॉप रखा है, कानून बदला है, पुलिस थोड़ी बदली है। हमारा ये हमने जो अभी आपसे इंटरेक्शन का रखा है, पूर्व में भी मुझे लगता है मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी बहुत सारे हमने वर्कशॉप किए हैं। शासन के निर्देश है कि सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो मीडिया है, वो न्यूज़पेपर है, वो आपके जो न्यूज़ चैनल में दिखाते हैं। बस एक व्यक्ति एक बार बोलता है तो फिर उसको दोबारा बोलने का कोई मौका मिलता है। मीडिया में अगर उसको ये हो गया, रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको बार बार देख सकते हैं। और आप जितना इफेक्टिवली जनता के तक पहुंच सकते हैं, उतना इफेक्टिवली पहुंचने के लिए हमारे पास दूसरा कोई साधन है ही नहीं। आईजी साहब एक है, मैं एक हूँ, ये व्यक्ति है, जो प्रशासन के लोग हैं। बट आपका जो एक न्यूज़पेपर है वो हज़ारों लाखों लोग पढ़ते हैं। एक बार पढ़ने के बाद नहीं पता चला तो उसको 2 बार भी पढ़ सकते हैं, 2 दिन के बाद पढ़ सकते हैं, 2 साल के बाद भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारा ये उद्देश्य आपको बुलाने का ये रहा है कि जो नया कानून आया है, नया इन द सेंस उसमें कुछ चेंज किए हैं। चेंज करने के साथ में उसमें कुछ धाराएँ बदली है। धाराएँ बदली तो किस तरह से धाराएँ बदली, क्या चेंज की है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी कानून हो, वो एक स्थायी हो नहीं सकता है। उसको हमेशा इवॉल्व होते होना चाहिए, मतलब उसको प्रोग्रेस होना चाहिए। नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो भी उसमें चेंजेस किए हैं, लोगों के लिए भी अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छे हैं, न्याय के लिए अच्छे हैं, ज़्यादा जल्दी न्याय हो उसी के लिए भी अच्छे हैं। अब अगर डिटेल में जाएंगे तो जैसे एक्सपर्ट लोग तो बताएंगे। तो हमारा ये उद्देश्य आपको बुलाने का यही है कि जितने भी उसमें चेंज हुए हैं वो आप सामान्य जन तक पहुँचाएँ। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, जो आपके न्यूज़पेपर में आने के बाद पता चलता है कि ऐसा भी हुआ। इसलिए रूट लेवल तक, लोगों तक पेनिट्रेशन आपका बहुत अच्छा है। 7 महीने में मैंने देखा है। तो ये पेनिट्रेशन तो अच्छा है, उसके साथ साथ में जो कानून नया बना है उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है, चाहे वो एक्ट में कौन सा डाउरी एक्ट हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस में क्या क्या होता है वो हो, चाहे वो किस तरह से उसको हेल्प हो सकती है, किस तरह से एविडेंस कलेक्ट हो गया है, जब तक जनता के लिए नहीं पहुँचेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो न्यायालय है, लोकतंत्र में न्यायालय, ये जज का भी नहीं होता है, अधिवक्ता का नहीं होता है, वो लोगों का होता है। न्यायालय जो होते हैं लोकतंत्र में लोगों के लिए होता है। तो अगर उनको ही जानकारी नहीं मिलेगी, उनके लिए अगर फ्रेंडली रोड नहीं रहेगा तो उसका कोई औचित्य बचता नहीं। इसलिए भारत सरकार ने जो भी उसमें चेंजेस किए हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपको यहाँ बुलाए हैं। तो बहुत सारे जो से एक्ट है वो चेंज है, तो डिटेल बताएंगे ही। बट हमारा यही उद्देश्य आपको बुलाने का। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और कहीं लोगों तक पहुँचाना है, प्रशासन हमेशा तैयार है आपके सहयोग में, बट ये लोगों तक पहुँचना चाहिए सर। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करूँ। अभी ढूंढ लो कमिश्नर साहब। ऑलरेडी आपको कलेक्टर साहब और एसपी साहब बता ही चुके हैं कि जो आज ये डिस्कशन रखा गया है उसका उद्देश्य क्या है। और इनफैक्ट नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम पूर्व में भी कई बार मिल चुके हैं और उसी दिशा में ही एक प्रयास, एक तरीके से कहा जाए कि एक आउटरीच प्रोग्राम था। तो मेरे ख्याल से हम सबसे पहले इसमें जो एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है उससे स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग। सर हमारे बीच में एडीपीओ राजेश सिंह उपस्थित हैं, जिला सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस संबंध में जो है सम्मानित जो प्रेस बंधु के सदस्यगण उनको इस संबंध में जानकारी प्रदान करें। जैसे समस्त अधिकारीगण और सभा जैसे कि मुझे भी जान रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा प्रचुर मात्रा थाने को भेजेगा। संबंधित थाने में EFIR के लिए जो शिकायत आई है इलेक्ट्रॉनिकली उसको संधारित करने के लिए रिकॉर्ड रखना, मतलब एक रजिस्टर बनाया जाएगा। यदि वो 3 दिवस के भीतर आता है थाने में, अपनी शिकायत को देता है। देखिए अभी सामुदायिक सेवा जो एक नई सजा आरंभ की गई है, अभी इससे संबंधित राज्य सरकार को नियम बनाने हैं। उन नियमों का भी इंतजार है किस प्रकार सामुदायिक इस सज़ा को प्रभावशील किया जाएगा, किन किन केसों में दिया जाएगा और उसका क्या क्या प्रभाव रहेगा।
अभी सिर्फ ये एक्ट में आया है, बट इसको क्रियाशील करने के लिए जो राज्य सरकार को नियम बनाने हैं उन नियमों का भी इंतजार है। इसी तरीके से एक और पर्टिकुलर चीज़ है साक्षी संरक्षण योजना, जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, वो भी अभी इंट्रोड्यूस की है पहली बार, बट इससे संबंधित भी अभी राज्य सरकार को इस संबंध में डिटेल नियम बनाने, उन नियमों के आधार पर फिर ये योजना चलेगी। इससे पहले तो प्रावधान ही नहीं था, प्रावधान है कम से कम। तो वो जो आप बता रहे हैं वो बेसिकली जो एक्यूज था वो जुवेनाइल था, वो एडल्ट नहीं था। तो इस वजह से आप जो बता रहे हैं कि वो 300 शब्दों का जो उसे लिखने के लिए कहा गया, तो चूंकि वो जुवेनाइल था, वह 18 साल से कम की उम्र का था, तो उस पर जे एक्ट जो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके प्रावधानों का पालन किया गया था। तो उसमें उनको जो केस है, केस बेसिकली 304A में रजिस्टर हुआ था, तो इस वजह से उसको जेल नहीं भेजा गया था। तो वो तो सब एडल्ट है ना। जे एक्ट तो जो एक्यूज है उसकी उम्र के बारे में वो करता है ना। हाँ, जब ये हल्ला मचा सर, तो उनके फादर और उनको नहीं, उसके बाद उसे भी बाल सुधार गृह में भेजा गया, किशोर सुधार गृह में। किंतु अभी आपने पढ़ा होगा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर ये कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसको बेल मिलनी चाहिए। तो उस किशोर जो एक्यूज है, जो जुवेनाइल एक्यूज है, उसे बेल मिल गई है, मतलब वो, बट जो और को एक्यूज थे, जो पेरेंट्स थे या फिर ग्रैंडफादर वगैरह, वो सब अभी जेल। एडल्ट को भी दे सकते हैं ये सजा, मतलब किसी प्रावधान में नहीं, तो सबसे पहले तो इतना उसमें दिया हुआ है कि ये सिर्फ लघु अपराधों में मिलेगी, जिसमें 3 साल से कम की सजा है, सिर्फ उन्हीं में ही, मतलब उसमें वर्गीकरण दिया हुआ है कानून में कि सिर्फ किस प्रकार के अपराधों में मिलेगी। अब इस सजा को किस प्रकार क्रियाशील किया जाएगा, ये अभी राज्य शासन का इसमें नियम आने बाकी है। सर, रिमांड की अवधि भी बढ़ी है क्या? रिमांड की अवधि नहीं बढ़ी है, ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। पहले क्या होता था धारा 167 में कि आप जैसे ही अरेस्ट करते थे तो आपको 15 दिन के अंदर ही रिमांड लेना होता था। जब 15 दिन के बाद आप कुछ भी कर लीजिए तो रिमांड आपको नहीं मिलता था। इसमें प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत सारी आती थी। एक तो क्या होता था कि जैसे CBI का ही एक केस था, तो उसमें वो पहले 15 दिन हॉस्पिटल में ही रहा, मतलब अपनी जो पूरी जिसमें रिमांड लिया जा सकता था, एक्यूज हॉस्पिटल में ही रहा। अब उसके बाद फिर प्रोविज़न ही नहीं था, तो उसको रिमांड पे लिया ही नहीं जा सका। तो CBI ने सुप्रीम कोर्ट में उसमें केस लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा भी था कि ये तो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनका मतलब खुला दुरुपयोग है। तो रिमांड की अवधि अभी भी 15 दिन ही है, बट जिनमें सज़ा 7 साल तक है, 10 साल तक मेरे ख्याल से, तो उसमें पहले 40 दिनों में और उससे ऊपर जो सज़ा है पहले 60 दिनों में आप 15 दिन के लिए रिमांड ले सकते हैं कुल मिला के। तो रिमांड नहीं बढ़ा है, रिमांड अभी भी 15 दिन ही है। रिमांड देने का समय बढ़ा है। और दूसरा ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है BNSS में कि सिर्फ इस वजह से बेल नहीं डिनाई की जाएगी क्योंकि इसको आगे रिमांड दिया जा सकता है। मतलब जैसे ही कोई एक्यूज अरेस्ट होगा ना, तो नेचुरल सी बात है, बेल एप्लीकेशन तो वो लगा ही सकता है, ये उसका राइट है। तो कोर्ट सिर्फ इस बेसिस पे नहीं इसको रिजेक्ट करेगा बेल एप्लीकेशन को, उसके लिए और ग्राउंड होने चाहिए, तो ही वो रिजेक्ट करेगा। इस बेसिस पे नहीं करेगा कि आगे इसे के रिमांड की, पुलिस रिमांड की जरूरत पड़ सकती है। तो ये BNSS में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। सर, नए कानून के तहत साक्ष्य संकलन के लिए पुलिस को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता रेल में पड़ सकती है और क्या चीज़ का निर्माण करना चाहिए? देखिए, जितना सबसे पहले तो ये है कि जो नए कानून आए इसमें तकनीक और वैज्ञानिक विवेचना पर खासा जोर दिया गया है। जैसे जिन केसों में 7 साल से ऊपर की सज़ा है, अब उसमें फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर विजिट करेगी ही करेगी। दूसरा, अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि पुलिस कोई भी सर्च करती है या सीजर करती है तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी हो, और उसको संबंधित मजिस्ट्रेट को 105, एक धारा 105 है जिसमें वारंट के साथ करते हैं तो तत्काल जमा करनी है, और एक धारा 185 है जिसमें बिना वारंट के भी कई बार करते हैं तो उसमें 48 घंटे के अंदर जमा करनी है। और तीसरा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण जो एक ये वैज्ञानिक विश्लेषण विवेचना के लिए किया गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस
प्रैक्टिस में था कि उनको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानते थे, बट अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मान के उनको प्रॉपरली भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब प्रावधानित कर दिया गया है। अब दूसरी बात, जो आपके क्वेश्चन के दो हिस्से थे, एक हिस्सा तो ये हुआ कि पुलिस को क्या क्या करना है, दूसरा हिस्सा है कि पुलिस किस प्रकार कर पाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रातों रात मतलब कि 30 जून से 1 जुलाई आई, रात को 12 बजे मतलब घड़ी का घंटा बजते ही हम एकदम सुपरमैन हो गए, ऐसा तो है नहीं। तो इस संबंध में एक तो सबसे पहले एक ये किया गया है कि राज्य शासन को ऑलरेडी जो पुलिस को आवश्यकताएं हैं, पुलिस की आवश्यकताओं को अवगत करा दिया गया, राज्य शासन इस पे तेज़ी से उनको पूर्ण कर रही है। दूसरा, जो एक बाध्यता थी कि 7 सालों से ऊपर अपराधों में फॉरेंसिक टीम विजिट करेगी, इस वाले प्रोविज़न को 5 साल के लिए अभी स्टे किया गया है कि जिससे जो फॉरेंसिक टीम से मतलब, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पूरे सरगुजा रेंज में सिर्फ एक ही फॉरेंसिक टीम है जो सरगुजा में संभाग मुख्यालय में, और ज़िलों में नहीं है। तो सभी ज़िलों में टीम रहें, इवन सब डिविजन्स में टीम रहें, तो उसके लिए प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं और ऑलरेडी हेडक्वार्टर में इन पर चर्चा चल रही है, बट दीज विल बी टेकिंग सम टाइम। पर ख़ास तौर से जो सर्च एंड सीजर वाला मैंने आपको बताया, ये तो आ चुका है, मतलब ये तो क्रियाशील प्रभावशील हो चुका है। और इनफैक्ट कुछ हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं, उत्तराखंड में और राजस्थान में पुलिस द्वारा प्रावधान का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया था, तो इसके बेसिस पे तत्काल जमानत भी दे दी गई, NDPS के केस में जमानत दे दी गई। द्वारा जो बनाए गए कानून में जो बदलाव किया गया था, तो क्या लगता था कि जो पुलिस अधिनियम जो 1861 है सर, इसमें भी बदलाव होना चाहिए था? ऑलरेडी बदलाव हो चुका है, पुलिस अधिनियम 18 ठीक, जो भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 था उसको ऑलरेडी संशोधित करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 को प्रभावशील किया जा चुका है, तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। मोबाइल वगैरह संसाधन से तो मांग पर चला गया। देखिए, अभी जो सर्च में जो 105 जो मैं बता रहा हूँ, जो बहुतायत उसमें यूज होगा, तो प्रावधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो उसे प्रिफरेबली मोबाइल से करें। तो उसका आशय ही ये है कि विवेचनाधिकारी उसकी रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल से या कोई एक सरकारी जो मोबाइल दिया हुआ है उससे वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे भी आप सर्च सीजर के लिए जा रहे हैं, या ये तो कहीं पे भी हो सकता है ना, आप सपोज रोड पे MCP लगा के चेकिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ आप वहीं पे ही पकड़ लें। आज भी वो उसी रूप में हाँ, चालू तो कर लेंगे, वहीं पे आप ज्वाइन कर लेंगे आज। आप लोगों के लिए, मीडिया वर्ग के लिए, तो आप लोगों को सिर्फ अवगत रहने की गाइडेंस है। इसमें कुछ आ रहा है देखो, जो महिलाओं का आप कह रहे हैं, महिलाओं के में पहले भी ये प्रावधान थे, अभी जो महिलाओं से संबंधित अपराध है उसके बारे में सबसे पहला प्रावधान तो ये किया गया है कि महिला यदि कोई भी शिकायत करने आएगी तो उसकी शिकायत को महिला पुलिस अधिकारी ही नोट करेगी, महिला पुलिस अधिकारी ही उसका बयान लेगी। उसके अतिरिक्त उसकी ऑडियो वीडियोग्राफी होगी। तीसरा, जो एक प्रॉब्लम थी कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं जल्दी आ पाती थी, अब चिकित्सा अधिकारी पे इस बात का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि उसे 7 दिवस के भीतर मेडिकल रिपोर्ट भेजनी होगी। नहीं मतलब ये अब उसके लिए मस्ट है। और जो उसके अलावा जो पुराने प्रावधान थे कि धारा 164 जो होती थी जिसमें कोर्ट के सामने बयान होता था, तो वही प्रावधान अभी धारा 183 में किया गया है कि कोर्ट में बयान होगा ऑन ओथ विक्टिम का। उसका एक ज़रूर वो थोड़ा सा टेक्निकल हम होता जा रहे हैं, वो उसमें एक और बदलाव किया गया है कि पहले उसमें सिर्फ जो महिला संबंधी अपराध थे उनके विक्टिम का ही होता था, धारा 164 में बयान ऑन ओथ। अब ऐसे अपराध जिसमें 10 साल से ऊपर की सज़ा है उसके महत्वपूर्ण गवाहों का भी हो सकता है। जैसे सपोज कोई मर्डर है, मर्डर यदि किया और उसका कोई चश्मदीद गवाह है, अब उस चश्मदीद गवाह में पुलिस यदि चाहती है अपने उसको एविडेंस को और पक्का करना, तो उसे कोर्ट में रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि इसका 183(5) में अपना बयान दर्ज कर लिया जाए
वो ऑन ऑथ अब रजिस्टर होगा। पहले करा सकते थे बट वो पहले ऑन ऑथ नहीं होता था। ऑन ऑथ नहीं होता था तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। ऑन ऑथ होता है तो फिर आप कल को यदि वो हॉस्टाइल होता है कोर्ट में जाके, तो फिर वो झूठा मिथ्या बयान देने के लिए उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, जिसे परजरी कहते हैं। पहले तो 344 थी धारा, अभी कौन सी है अभी वो देखना पड़ेगा। सर आप जो ये जो बाइज्जत बरी जो प्रकरण होते हैं उनकी जो आप समीक्षा करते हैं उसमें एक लाइन देखिए, बाइज्जत बरी के नहीं समीक्षा करते हैं हम, सभी दोष मुक्ति समिति हैं प्रकरणों की। हाँ। तो उसमें एक लाइन रहता है कि इसमें जो पक्ष द्रोही हुए जो हॉस्टाइल हो गए इन पे कार्रवाई की संभावना देखी जाए। तो अब जो है अब इसमें देखिए, इसमें दो नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जो पक्षद्रोही विटनेस हुआ है, यदि उसका पूर्व में ऑन ओथ बयान कोर्ट में दर्ज किया गया है, जैसे मैं बता रहा हूँ 183(5) में, तो माननीय न्यायालय जब विचारण हो रहा है कोर्ट में तभी या फिर प्रोसिक्यूशन भी कार्यवाही के लिए लगा सकता है। बट यदि सिर्फ उसने पुलिस के सामने ही बयान दिया है, जिसे हम 161 का बयान कहते हैं अभी, और वो कल को जाके वहाँ पे पलट जाता है, तो फिर उसमें कोई वो नहीं, तो उसमें कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं। कार्रवाई तभी हो सकती है यदि वो ऑन ऑथ स्टेटमेंट पे पलटे। जो प्रावधान लागू हो रहे हैं सर, इसमें यदि वो ऐसा इसमें सिर्फ एक जो वो किया गया है, वो भी मैंडेटरी प्रावधान नहीं किया गया है। जो पुलिस बयान दर्ज करती है, जो 161 का बयान आप लोगों ने सुना तो हो गई, तो अब इतना प्रावधान कर दिया गया है कि यदि पुलिस चाहे तो वो उन बयान, जब वो बयान रिकॉर्ड कर रही है तो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कल को यदि वो पक्षद्रोही होता है तो नेचुरली जो आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उसे चार्जशीट के साथ कोर्ट में तो जमा करेंगे ही करेंगे। अब इसमें क्योंकि कानून ना ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ लिख दिया वो एकदम पत्थर की लकीर हो गई, इवॉल्विंग है, न्यायालयीन निर्णय आएंगे, धीरे धीरे इवॉल्व होगा, पुराने निर्णय भी बहुत सारे हैं। अब ये ज़रूर एक देखना बाकी है कि आपने एक तो पुलिस ने मतलब जिसे कहते हैं कि बयान लेखबद्ध किया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, और उसको आपने कोर्ट में पेश भी कर दिया, वहाँ पे जाके वो पक्षद्रोही हो गया। अब दोनों में से कोर्ट क्या पिक करता है या इसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू रहेगी, ये धीरे धीरे करके मतलब आगे डेवलप होगा। अभी तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, जो वो कोर्ट में बयान देता है वही बयान मानने है। सर एक चीज़ मतलब वो लिखने या पढ़ने की बात नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये बदलाव किए हैं, जो उनकी मंशा है, इसको 100% लागू करने में आप लोगों के हिसाब से कितना समय मतलब लग सकता है? लागू हो गए हैं, नहीं लागू नहीं सर, आप क्या आप पूरी तरीके से लागू हो गए हैं जो आप। हाँ, जो उनकी मंशा है कि जिस हिसाब से अपने को करना है हर चीज़, वैसी व्यवस्था करने में कितना? देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि संसाधन जिसे कहा जाए, संसाधन कभी पूर्ण नहीं होते। मतलब मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, नेचुरली आज से 20 साल पहले यदि आप पुलिस को देखेंगे, उनकी जो संख्या थी पुलिस की, थानों की संख्या थी, और आज की या संसाधन थे, पिछले 20 सालों में या छत्तीसगढ़ के बनने से ही ले लीजिए, एक तरीके से ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ 20 साल पहले हो सकती थी। सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। जहाँ तक कानूनों को प्रभावशील करने का विषय है, प्रभावशील किए जा चुके हैं। जो छोटी मोटे उसमें टीचिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नेचुरली कुछ भी मतलब ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा बदलाव है। मैं तो मतलब कहीं बोल रहा था कि जैसे एसपी साहब तो हमारे यंग हैं, 5-6 साल की नौकरी हुई है, तो ये तो नए कानून सीख लेंगे। हम तो बुढ़े हो गए 20-25 साल की नौकरी में, अब पूरा नए सिरे से सीखना पड़ेगा। तो वो एक अलग चीज़ है, बट टीचिंग प्रॉब्लम्स कुछ हैं और वो भी माइनर प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज़ तो कानून सभी जगह प्रभावशील हो चुके हैं। और इसमें ख़ास तौर से जो पुलिस के लिए है वो ठीक है, जो न्यायालय के लिए है वो ठीक है, जो आम जनता के लिए है, जैसे एक 0 FIR, वो आम जनता के लिए है, पहले भी था, बट आज की तारीख में यदि कोई भी किसी के साथ अपराध घटित होता है, वो जो भी निकटस्थ पुलिस स्टेशन है वो वहाँ जाकर अपनी FIR दर्ज करा सकता है। आप इसमें ये पक्का कहेंगे साहब ज्यूरिसडिक्शनल वाला ही नहीं रजिस्टर करता तो वो क्यों करेगा, बट अब प्रावधान है वो नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध आप शिकायत करेंगे, शिकायत होगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। पहले प्रावधान नहीं था 0 FIR।
सर अपने रेंज में कहीं कुछ हुआ है क्या ऐसा? एक कोरिया में हमने रजिस्टर की थी। मूल जो ज्यूरिसडिक्शनल जो केस था वो मनेंद्रगढ़ का था, बट जो हमारे पास कंप्लेनेंट आया वो कोरिया में आया था, वैकुंठपुर थाने में। तो वहाँ पे हमने 0 में रजिस्टर करके उसको मनेंद्रगढ़ फिर स्थानांतरित किया। एक पहले जैसे इस बात का 0 एफआईआर हुआ, डायरेक्ट सिपाही गए कि वो थाने में जाता, तो पैसा मतलब उसमें अब उसे मतलब ये संबंधित थाना प्रभारी की जिम्मेवारी है कि वो संबंधित थाने को भेजे, इलेक्ट्रॉनिकली भेजे, कागज़ से भेजे, जैसे भी भेजे। अब उसमें ये भी प्रावधान किया गया, यदि कोई जैसे कहते हैं ना गंभीर अपराध की एफआईआर है, सपोज कोई महिला के विरुद्ध अपराध की एफआईआर है, या रेप की एफआईआर है, या मर्डर की एफआईआर, तो उसकी प्रारंभिक विवेचना भी जहाँ दर्ज हो रही है 0 में वहाँ से करके तब भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस चीज़ को भी बाकायदा प्रावधानित किया गया, क्योंकि शुरू के कुछ घंटे जो होते हैं ना वो विवेचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अदरवाइज सबूतों के साथ छेड़छाड़ का या उनके मिटने की संभावना रहती है। सर एफआईआर जैसे कराना मस्ट हो गया है, थाने में कोई कराना नहीं, हमारे लिए करना। अब आपके साथ कुछ होगा ही नहीं तो आपके लिए थोड़ी मस्ट है करना। मान लीजिए हाँ। थाने जा रहा है, वो पुलिस वालों के लिए जिम्मेदारी होगी कि एफआईआर रजिस्टर। वो पहले भी थी, बट 0 एफआईआर नहीं ये थी। हो रहा है सर, जैसे एफआईआर दर्ज हो जाए लेकिन शिकायत झूठी पाई जाती है विवेचना, तो उसको लेकर कुछ नए कानून। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले खैर ये इसको पुलिस अनऑफिशियली करती भी रही है। अब एक तो प्रावधान बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे अपराध जिसमें 3 साल से 7 साल तक की सज़ा है, यदि पुलिस के पास शिकायत आती है और थाना प्रभारी को यह लगता है कि इसमें जांच की आवश्यकता है, तो वो इसको तत्काल जो संबंधित एसडीओपी है उसको सूचित करेगा, वहाँ से अनुमति लेगा 24 घंटे के भीतर, और उस अनुमति के पश्चात वो उस पर प्रारंभिक जाँच कर सकता है। प्रारंभिक जाँच की सीमा कर दी गई है 14 दिन। 14 दिन में यदि वो प्रारंभिक जाँच नहीं कंप्लीट करता है तो ऑफेंस उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। 14 दिन के अंदर वो प्रारंभिक जांच कंप्लीट करता है, यदि वो शिकायत सही पाता है तो एफआईआर रजिस्टर करेगा, और यदि वो नहीं पाता है तो वो अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए वो रिपोर्ट भेजेगा एसडीओपी को, और फिर वो शिकायत वहाँ पे नस्तीबद्ध होगी। साथ ही साथ अब एक चीज़ और कर दी गई है जो पहले नहीं था। फैना तो आप सभी से लोग समझते हैं, जो धारा 155 में जो काटते हैं, पहले पुलिस काटती थी और वो रजिस्टर जो है वो जो मतलब रिकॉर्ड था वो थाने में ही रहता था, कहीं नहीं जाता था, रोजनामचे में उसकी एक एंट्री पड़ जाती थी। अब इसको प्रावधानित कर दिया गया है कि 15 दिन में एक बार जो संबंधित ज्यूरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट है वहाँ पे जितनी भी फैना कटी हैं उनकी एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, जिससे एक तरीके से जो वो एक ये वाला जो एक पार्ट था उसकी भी जुडिशियल स्क्रूटनी हो सके। ये पहले प्रावधान नहीं था। शिकायत जो करेगा उसके खिलाफ बिल्कुल हम कार्रवाई की जा सकती है 182-211 में आज की तारीख में। अब नए वाले जितने भी होंगे, नेचुरली मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नए वालों को सीखने में, याद करने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो उसके लिए हम बैठे हैं ना, एसपी साहब भी बैठे हैं, तो हम कार्रवाई करेंगे। फिर नेचुरल सी बात है। मैं तो पहले सबसे पहला वाक्य ये बोला कि कानून बदले, पुलिस थोड़ी बदली है, वो धीरे धीरे ही बदलेगी, पर पहले के मुकाबले तो धीरे धीरे सुधार होगा और हो भी रहा है, और ऐसा भी होता भी है। यदि थाने पे एफआईआर रजिस्टर हो ही जाए तो वास्तव में हम लोगों को तो आधा काम कम हो जाए, क्योंकि जो शिकायतें आती हैं, बट उसमें काफ़ी शिकायतें वास्तव में होती भी हैं जो बढ़ा चढ़ा के होती हैं। आप उसको पढ़ोगे, पढ़ के भी समझ में आ जाता है, अदरवाइज उसकी एक बार प्रारंभिक जाँच में भी समझ में आ जाता है। आप लोग सरगुजा के हैं, आप तो जानते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं, सबसे ज़्यादा जो अपराध है वो ज़मीनी विवाद को लेकर, पूरे रेंज में, हर जिले में। ज़मीनी विवाद में कोई एक पक्ष आता है तो बढ़िया वकील से ऐसी शिकायत टाइप करवा के लाता है कि लगता है कि बस यही दुनिया का सबसे बड़ा बेचारा है, पर जब आप उसकी जांच करते तो पता लगता है कि इसी ने वहाँ पे किया था और अब यही शिकायत करने हमारे पास आया है। तो कभी कभी प्रारंभिक जांच आवश्यक होती है, और अब तो खैर उसको प्रावधानित कर दिया गया, किंतु ये वही अपराध है जिसमें 7 साल तक की सजा है, 3 से 7 साल तक की सजा। कई बार सर हमारी व्हाट्सएप से आपको शिकायत पहुँच गया या नहीं मारपीट हो गई, दोनों पक्ष आते हैं काउंटर केस करने, उधर 2 करोड़ के आ रहे हैं, तो हमारा तो काम है कि हम दोनों पे करेंगे, वरना टाइमिंग का भी कहेगा क्या व्हाट्सएप में, मान लीजिए देखिए ई-एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है, ई-एफआईआर के कॉन्सेप्ट में क्योंकि आपने थाने में शिकायत भेजी तो
वो डेट टाइम स्टैम्प आ गया, क्योंकि जितने बजे जब भेजी वो अभी आपकी शिकायत ही है, जब तक आप थाने में जाके उस पर सिग्नेचर नहीं करते, किंतु टाइम वही रहेगा जब आपने भेजी थी, जब आपने सूचित किया, वही तो फ़र्क है। अदरवाइज आपको थाने तो आना ही आना है। सर यदि प्रार्थी 3 दिन के अंदर थाने नहीं आता है तो किसी कारण तो नहीं आता है तो वो जो शिकायत थी वो शिकायत स्वयं निरस्त हो जाएगी, आप नई शिकायत कर सकते हैं। फिर जो इन्फॉर्मेशन है, डेट एंड टाइम ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीविंग, वो होगा जब वो शिकायतकर्ता थाने में आ रहा है। सर बाहर जैसे कोई आदमी विदेश में उसके घर में चोरी हो गया, यहाँ खाली उतर गया, 3 दिन में नहीं पहुँचे, उसका कोई प्रावधान तो होगा सर? देखिए आज की तारीख में तो मैंने आपसे कहा ना कि जो प्रावधान है मैं वही बता सकता हूँ। वो किसी का वो स्वयं नहीं आ पा रहा है, वो किसी कोई यहाँ पे केयर टेकर होगा उसके बिहाफ का कोई, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वही करे, वो आके करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। सर एक फोल्डर, क्योंकि ई-एफ-आई-आर का ना दुरुपयोग होने की बहुत संभावनाएं थी, बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी, और हो सकता है 0 एफ-आई-आर का भी दुरुपयोग हो जाए, इतना आसान। बट इन सब चीज़ों को देखते समझते हुए जो लॉ मेकर्स हैं, नेचुरली उन्होंने कंसिडर डिसीजन लिया कि ई-एफ-आई-आर को अभी इंट्रोड्यूस किया जाना है, बट उसके साथ ये सेफगार्ड लगाना जरूरी है कि 3 दिवस के भीतर आप थाने में जाके उसको एक तरीके से वेरीफाई। कल को जैसे धीरे धीरे टाइम बदलेगा वैसे वैसे हो सकता है कि उसमें और संशोधन हो। तो हम लोग को भी धाराएं सब याद हो गई थी, तो फोल्डर बनवा दीजिए ना सर, मतलब फोल्डर तो बने हुए हैं, वितरित करवा देते हैं आप, ये व्हाट्सएप ग्रुप में तो डाल लो। वो जो तुलनात्मक है, मतलब आपका तुलनात्मक 2 तरीके से बने हुए हैं, जैसे CRPC से BNSS, BNSS से CRPC, तो वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा देते हैं, वो थोड़ा वो डलवा देते हैं, वो सारे बने। दूसरा जैसे एक, अब ये बिल्कुल एक वीडियोग्राफी वाला हमने चर्चा करी ली कि जब सर्च एंड सीजन में इसका हमको बहुत नुकसान क्या, मतलब तकलीफ आएगी मुझे मालूम है नहीं, क्योंकि थाने में ही आके सब कार्रवाई होती थी, फिर वो पकड़ के बुलाते थे, 2 विटनेसेस को बुला ला, उसी के दस्तखत लेते थे। अब मजबूरी है कि वहीं पे ही, क्योंकि वीडियोग्राफी वहीं पे होनी है, और वो विटनेसेस भी वहीं पे ही चाहिए, क्योंकि विटनेसेस जब वहाँ दस्तखत कर रहा है तो उसकी भी वीडियोग्राफी होनी है। NDPS में आपको ज़्यादा, NDPS नहीं, कोई भी, NDPS में तो हम पहले भी करते थे, बट कोई भी NDPS की तो कार्रवाई इतनी लंबी है ना कि आप स्पॉट पे करते हैं, बट स्पॉट पे करना इतना आसान है नहीं, वो पूरा दिन लगता है NDPS की कार्रवाई करने में। हर कार्रवाई में एक सिपाही को SDP साहब पर भेजते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, तो कभी जो मतलब प्रक्रिया है वो स्मूथ होना चाहिए, और इन जगह देखा जाए तो लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। साइंटिफिक करना है कि हमारा जो एविडेंस कलेक्शन हो रहा है उसको साइंटिफिक करें। नए लोग आए हैं जो नए तरह के अपना करनी है, जो पहले नहीं है, तो हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी चीज़ें लगातार न्यूज़ पेपर में पढ़ रहे हैं, नए नए यूट्यूब चैनल्स देख रहे होंगे, तो उनके थ्रू आपको भी नए नए बातें पता चल रही है, तो एक तरह से आम डिस्कशन के लिए कन्वर्ट हो।